गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग फिर से इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का नया लेक्चर लेने जा रहे हैं। नया टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे। सॉरी, मोमेंट ऑफ फोर्स में जो बच गया था हम लोग का वो हम लोग देखेंगे। इससे पहले एक बार आपको रिमाइंड करा देते हैं कि पिछला लेक्चर में हम लोग ने क्या क्या देखा था। हम लोगों ने मोमेंट ऑफ फोर्स जाना था कि मोमेंट ऑफ फोर्स क्या क्या होता है। मोमेंट ऑफ फोर्स किसको कहते हैं? तो फोर्स के कारण अगर कोई रिजिड बॉडी को किसी एक्सिस के थ्रू रोटेट कराने का कोशिश करता है कोई फोर्स, तो उससे मोमेंट जनरेट होता है और उसी मोमेंट को हम लोग मोमेंट ऑफ फोर्स कहते हैं। इसके बाद हम लोगों ने देखा था, नेक्स्ट हम लोगों ने देखा था क्या, सॉरी स्लाइड आगे नहीं बढ़ा। हाँ, नेक्स्ट हम लोग देखा था फोर्स का मोमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होता है। तो फोर्स इनटू डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। कौन सा डिस्टेंस? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, ये हम लोग देखे थे। इसके बाद देखे थे हम लोग कॉज क्या होता है मोमेंट का। तो ऑब्वियसली फोर्स लग रहा है उसके बाद ही मोमेंट क्रिएट हो रहा है, तो कॉज हो जाएगा मोमेंट का। किसी भी मोमेंट का क्रिएट होने का कोई ना कोई फोर्स होगा तभी मोमेंट क्रिएट होगा। विदाउट एनी फोर्स देयर विल बी नो मोमेंट। यूनिट देखे थे हम लोग, यूनिट न्यूटन मीटर था एसआई सिस्टम में, और यूएस कस्टमरी सिस्टम में फीट इंटू एलबीएस था। ठीक है, फीट डिस्टेंस के लिए और एलबीएस वेट के लिए या फोर्स के लिए। नेक्स्ट हम लोग देखे थे मोमेंट्स कहाँ कहाँ पे लग सकता है अगर कोई फोर्स लगता है तो अगर कोई एक ही बॉडी है उस पे एक से ज़्यादा जगह पे अगर मोमेंट क्रिएट हो रहा है तो वो हम ये एक सिंपल बीम सेक्शन में देख सकते थे कि एक ही फोर्स के कारण एक मोमेंट नहीं एक से ज़्यादा मोमेंट क्रिएट हो रहा था। ठीक है, इसको और अच्छे तरह से अगर लास्ट क्लास में आप लोग नहीं समझे होंगे तो एक बार हम बता देते हैं कि और अच्छे तरह से इसको हम लोग कैसे हम लोग देख सकते हैं। सॉरी, तो इसको देखिए, यहाँ पे फोर्स तो आपका एक ही लग रहा है, ये फोर्स एफ लग रहा है केवल। ठीक है ना, फोर्स केवल एफ लग रहा है। एक बीम टाइप का रिलेशन दिया है सिंपली, जस्ट लाइक ये जो आपका रेलवे पटरी दिख रहा है ये जस्ट लाइक ओवर ब्रिज है, रेलवे ओवर ब्रिज है। ठीक है ना, इसके ऊपर से रेलवे का जब रेल क्रॉस करेगा तो सपोज दैट रेल आपका इस पॉइंट पे है तो रेल में कुछ वेट होगा, उसके कारण कोई फोर्स लगेगा। तो मोमेंट कहाँ कहाँ पे क्रिएट होगा? अगर ब्रिज लाइक कंस्ट्रक्शन है, अगर कोई ब्रिज लाइक कंस्ट्रक्शन है तो मोमेंट कहाँ कहाँ पे क्रिएट हो सकता है? तो ब्रिज में तो नीचे वाला हिस्सा ये ओपन होता है, और अगर यहाँ पे फोर्स लग रहा है तो ये जो सस्पेंड किए हुए है ये बीम एज ए बीम लाइक काम करेगा। रेल का जो पटरी एज ए बीम काम करेगा, तो ये बीम पे जो फोर्स लग रहा है तो कहाँ किस किस पॉइंट के थ्रू घुमाने का कोशिश करेगा। सपोज दैट यहाँ फोर्स लग रहा है तो बीम क्या है, एक सिरे पे आपका बीम फिक्स रहेगा, पॉइंट ए मान लिए, दूसरे सिरे पे बीम फिक्स रहेगा, पॉइंट बी मान लिए। तो अगर ये ए और बी पॉइंट के बीच में कहीं पे फोर्स लग रहा है तो देखिए ये पॉइंट तो ऑलमोस्ट फिक्स हो जाएगा, ये पॉइंट तो ऑलमोस्ट फिक्स हो जाएगा। तो इस फिक्स पॉइंट के थ्रू यहाँ वाला फोर्स रहेगा, इस फिक्स पॉइंट के थ्रू इस ओर घुमाने का कोशिश करेगा, तो एक मोमेंट आपका यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। उसी तरह से ये सेम फोर्स, यही फोर्स सेम फोर्स ही है, मगर पॉइंट ये बी है, ये बीम यहाँ पे भी फिक्स है और इस फोर्स का इफेक्ट यहाँ पूरे बीम पे है, तो यही फोर्स इसको अपोजिट डायरेक्शन में भी घुमाने का कोशिश करेगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स या मोमेंट। क्रिएट कैसे हो रहा है? तो किसी न किसी फोर्स के माध्यम से क्रिएट हो रहा है, और फिर फोर्स के माध्यम से क्रिएट हो रहा है, और इसका कोई मैग्नीट्यूड होगा कुछ। तो मैग्नीट्यूड भी हम लोग देखे थे कि मोमेंट का मैग्नीट्यूड जिस पॉइंट के थ्रू मोमेंट लेंगे, सपोज दैट हमको ए के थ्रू मोमेंट लेना है, तो ए के थ्रू ए से इस फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गया? तो ए से इस फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया हुआ है डी ए, तो मोमेंट हो जाएगा हमारा एम ए इक्वल टू हो जाएगा आपका एफ इंटू डी ए। ठीक है, और यूनिट इसका क्या लिख सकते हैं? अगर फोर्स न्यूटन में है तो न्यूटन, और डिस्टेंस मीटर में है तो मीटर, ये इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन मीटर। उसी तरह से अगर मोमेंट अबाउट बी पूछ दिया कि फाइंड द मोमेंट अबाउट बी व्हेन फोर्स एफ एक्टिंग ऑन दिस बीम, तो
यहां से बी के बीच का क्या डिस्टेंस होगा, ठीक है, यहां से बी के बीच का क्या डिस्टेंस होगा। सपोज ये डिस्टेंस आपका डी बी है, डी बी है या एक्स है, कुछ भी जो भी दिया हुआ रहेगा, तो वो हम मोमेंट निकालेंगे। मोमेंट किस पॉइंट के थ्रू बोल रहा है, बी पॉइंट के थ्रू, तो बी पॉइंट के थ्रू मोमेंट आपका हो जाएगा एफ इंटू डी बी, ठीक है, क्लियर है। और यूनिट लिख देंगे, जो फोर्स का यूनिट रहेगा और जो डिस्टेंस का यूनिट रहेगा, तो यूनिट न्यूटन मीटर। इस तरह से ये सब हम लोग पिछले क्लास में भी देखे थे, रिवाइज करा रहे हैं एक बार, उसके बाद आगे हम लोग क्या देखेंगे। इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि मोमेंट एक्ट कहाँ कहाँ पे कर सकता है, मोमेंट कहाँ कहाँ पे एक्ट कर सकता है। सपोज दैट कोई डायरेक्ट मोमेंट नहीं हो करके इनडायरेक्ट मोमेंट भी इस पे लग सकता है। सपोज एक कील है, ये जो आपका पिक्चर दिखा हुआ है, यहाँ से जब हम कील उखाड़ने वाला एक हैंडी आता है, आप लोग देखे होंगे, हथौड़ी में एक साइड का हैमर रहता है और एक साइड एक हुक टाइप का बना हुआ रहता है, इसमें बजा करके हम लोग निकालते हैं कील वगैरह को, अगर फंस जाता है तो, ठीक है। तो उसमें देखो फोर्स तो हम लगा रहे हैं इस पॉइंट पे, ठीक है, फोर्स इस पॉइंट पे लगा रहे हैं। आप कहेंगे फोर्स इस पॉइंट पे लगा रहे हैं और इसका जो हैंडल है यहाँ पे कहीं टच करते हुए रहता है, सॉरी यहाँ पे कहीं टच कर रहा है, तो यहाँ के थ्रू तो मोमेंट होगा ही, यहाँ के थ्रू ये रोटेट करेगा, मगर इस मोमेंट के द्वारा इस पॉइंट पे भी कुछ मोमेंट आपका क्रिएट होगा। तो वो कैसे निकालेंगे, वो हम लोग कैसे निकालेंगे, वो हम लोग भी सीख सकते हैं, या हम लोग को सीखना है ही, नहीं हाँ अभी नहीं सीखिएगा तो आगे। ठीक है, तो मोमेंट कैसे निकालेंगे। तो पहले तो ये फोर्स जो लग रहा है, इस फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस इससे क्या हो जाएगा, इस फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे। सपोज दैट कि आपका कोई फोर्स है, तो यहाँ पे कोई फोर्स हो गया, ठीक है, यहाँ पे फोर्स लगेगा, यहाँ पे फोर्स लगेगा ना, सॉरी बार बार चेंज हो रहा है, एक मिनट थोड़ा देख लेते हैं स्लाइड में क्या प्रॉब्लम है। अरे यार क्या दिक्कत आ रहा है। तो फोर्स तो यहाँ पे लग रहा है, आप पूछ दिया कि मोमेंट इस पॉइंट को अगर हम बी नाम देते हैं और इस पॉइंट को ए नाम देते हैं, तो ए के थ्रू भी मोमेंट एम ए निकालने के लिए बोल सकता है और बी के थ्रू मोमेंट भी निकालने के लिए बोल सकता है। एम बी क्या होगा, मोमेंट थ्रू बी क्या होगा, तो वो हम लोग कैसे निकालेंगे। जबकि फोर्स आपका कंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि एक हैमर है, हैमर पे कोई आदमी फोर्स लगा रहा है, किसके लिए, तो एक कील उखाड़ने के लिए। तो कील उखड़ेगा तो कील पे क्या मोमेंट आएगा, ठीक है, इस फोर्स के कारण, ताकि कील आपका उखड़ जाए। किसी दीवार पे या किसी टेबल वगैरह पे कील अगर ठोका हुआ है तो उसको उखाड़ने के लिए, तो कितना मोमेंट आएगा इस फोर्स एफ एच के कारण एम ए पॉइंट ए पे, जहां पे कि आपका जहां पे कि हैमर टच कर रहा है, और पॉइंट बी पे जहां से कि कील उखाड़ना है, ठीक है, ये हम लोग निकाल सकते हैं। तो कैसे निकाल सकते हैं, एफ एच हमको मालूम रहेगा, एफ एच कौन कितना फोर्स लगा रहे हैं ये तो हमको पता है, तो एफ एच हम याद करेंगे। और एफ एच से बी का क्या डिस्टेंस है, एफ एच से बी का क्या डिस्टेंस है, तो एफ एच फोर्स हम लोग लेंगे, ठीक है, और बी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो बी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, यहां से अगर एक परपेंडिकुलर लाइन खींचे, यहां से परपेंडिकुलर लाइन खींचे फोर्स यहाँ पे, और इस फोर्स को लाइन ऑफ एक्शन में आप लोग ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स आप लोग पढ़े थे, तो क्या डिस्टेंस था, ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स में आप लोग को बताया गया था, या उसका रूल के अनुसार लाइन ऑफ एक्शन से फोर्स को हम कहीं पे भी रिप्लेस कर सकते हैं, सेम लाइन ऑफ एक्शन में। तो ये फोर्स अगर इस ओर एक्ट कर रहा है, इस ओर एक्ट कर रहा है, तो इसका लाइन ऑफ एक्शन अगर ये है, तो यहाँ पे इस फोर्स को ट्रांसमिट कर सकते हैं। यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बी का मालूम हो जाएगा। सपोज दैट ये डिस्टेंस आपका बी है, ये डिस्टेंस आपका
बी है। तो बी हम लोग ज्ञात कर लिए। अब एम बी पूछ रहा है, तो एम बी क्या हो जाएगा, एफ एच इंटू बी। उसी तरह से अगर मोमेंट ए से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो ए से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका ये हो जाएगा फोर्स का, ए से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सपोज दैट ये डिस्टेंस ये है, तो मोमेंट आपका ये हो जाएगा। क्लियर है? इस तरह से आपको एफ एच इंटू ए करके आप लोग निकालेंगे। ठीक है, अगर ये फोर्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं मालूम है तो इसको रिजॉल्व करेंगे फोर्स को, और उसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली में रिजॉल्व करके फिर हम लोग उसको आगे निकालेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ मोमेंट देखे थे हम लोग। तो प्रॉपर्टी ऑफ मोमेंट में हम लोग को बताया गया था क्या, प्रॉपर्टी ऑफ मोमेंट में कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो वो डायरेक्शन में फोर्स लगने के कारण रोटेशन क्लॉकवाइज होने का कोशिश करेगा या एंटी क्लॉकवाइज होने का कोशिश करेगा। जब कोई मोमेंट क्रिएट कर रहा है, सपोज दैट ये बीम है, इस पे एक मोमेंट क्रिएट कर रहा है फोर्स एफ लगा करके, अगर इसको क्लॉकवाइज रोटेट करने का कोशिश कर रहा है तो उसको क्लॉकवाइज मोमेंट बोलेंगे। अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने का कोशिश कर रहा है तो उसको एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट बोलेंगे। जैसे कि आपका एक रिजिड बॉडी इसमें दिया हुआ है, तो इसमें देखिए, इसमें आपको ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराने का कोशिश कर रहा है। तो जब वैसा फोर्स जो किसी एक्सिस के थ्रू लगता है और बॉडी को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराने का कोशिश करता है, तो वैसा मोमेंट को हम लोग बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। अगर क्लॉकवाइज रोटेट करने का कोशिश करता है, जैसे इस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है, पॉइंट ओ पे फोर्स लग रहा है, एफ फोर्स लग रहा है डी डिस्टेंस से एफ फोर्स लग रहा है, और इसको किस डायरेक्शन में, टेंड्स टू रोटेट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये क्लॉकवाइज रोटेशन में, तो इसको हम लोग क्लॉकवाइज मोमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ मोमेंट बोले थे, वही रोटेशन के आधार पे हम लोग ही इसका क्लासिफाई किए थे। जब क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो उसको क्लॉकवाइज मोमेंट, और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट बोलेंगे, जो कि इस पिक्चर में आपको क्लियरली दिखाया हुआ है। ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग ने प्रॉपर्टी देखा था, सेंस देखा था। सेंस हम लोग कैसे, तो राइट हैंड रूल देखे थे हम लोग कि राइट हैंड रूल से हम लोग इसका सेंस करते हैं किसी भी मोमेंट को। तो जिस डायरेक्शन में जिस रिजिड बॉडी पे फोर्स लग रहा है, जिस डायरेक्शन में लग रहा है, तो अपने राइट हैंड को लेते हैं और उसी डायरेक्शन में हम अपने राइट हैंड को रखते हैं और राइट हैंड के तलवे को मोड़ने का कोशिश करते हैं। राइट हैंड का जो कलाई है, राइट हैंड का जो कलाई है, हम उसको मोड़ने का कोशिश करते हैं। जैसे देखो, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो हम राइट हैंड को इस डायरेक्शन में लिए। ठीक है, जैसे आपको हम दिखाते हैं और बड़े स्क्रीन पे, जैसे अगर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो अपने हाथ को इस डायरेक्शन में, सपोज दैट ये बीम है, ये वाला बीम है, और इस पे हम फोर्स लगा रहे हैं, तो राइट हैंड से फोर्स लगा रहे हैं, तो राइट हैंड से फोर्स लगाएंगे और इसको मोड़ने का कोशिश करेंगे। तो ये देखो, मेरा हाथ जिस डायरेक्शन में मुड़ रहा है वही सेंस ऑफ रोटेशन होगा, उसी डायरेक्शन में। अगर ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो इसके कारण जो सेंस ऑफ रोटेशन जो क्रिएट हो रहा है, तो ये अगर क्लॉकवाइज रोटेट करने का कोशिश करेगा तो क्लॉकवाइज मूवमेंट हो जाएगा, और एंटी क्लॉकवाइज अगर हमारा हाथ घूमेगा, हमारा कलाई का जो पंजा घूमेगा अगर एंटी क्लॉकवाइज में, तो वो एंटी क्लॉकवाइज मोशन कहलाएगा या एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कहलाएगा। इतना तक हम लोग देख चुके थे। ठीक है, एक बार रिवाइज करा दिए आप लोग को, आप लोग और अच्छे से देख लेना इसको। क्लियर है ना। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे लॉ ऑफ मोमेंट, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि लॉ ऑफ मोमेंट क्या होता है। और इसके अलावा लॉ ऑफ मोमेंट के साथ साथ हम लोग वेरिगेंस थ्योरम जो आप लोगों को पढ़ना है, स्टेट एंड प्रूव, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। आप लोग को 2 नंबर या 4 नंबर के लिए बार बार पूछा जाता है कि स्टेट एंड प्रूव वेरिगेंस थ्योरम, या फिर एक्सप्लेन द लॉ ऑफ मोमेंट और प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, या डिफाइंड प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। इस तरह से आपको बार बार पूछा जाता है। तो अगला लेक्चर में हम लोग लॉ ऑफ मोमेंट देखेंगे और उसके बाद वेरिगेंस प्रिंसिपल देखेंगे कि वेरिगेंस लॉ क्या है, और उसको हम लोग प्रूव करेंगे। ठीक है, तो इतना आप लोग एक बार बढ़िया से रिवाइज कर लीजिए, फिर अगला लेक्चर में हम मिलते हैं आप लोग से। ठीक है ना, तो अगला लेक्चर में हम आप लोग से मिलते हैं। थैंक यू।